Hello students, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम की तैयारी हमने की। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की एग्ज़ाम हमारी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके थर्ड और फोर्थ लेवल के लिए, जहां पर आपको करना है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। स्टैंडर्ड 6 के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके लिए टॉपिक है, देखो, अर्थ सिस्टम इंटरैक्शंस एंड ह्यूमन एक्शंस। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एग्जैक्टली ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे करना है, किसने करना है, कब करना है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। So we are talking about Action Research Project Standard 6. टॉपिक है अर्थ सिस्टम इंटरैक्शंस एंड ह्यूमन एक्शंस। यहाँ पर सबसे पहले टाइमलाइन जान लो। आपकी सेकेंड लेवल का रिजल्ट जो है वो 7 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से उससे पहले भी रिजल्ट निकल जाए, जैसे फर्स्ट लेवल का रिजल्ट 8 दिन पहले ही आ गया था। सेम वे इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर डेट से पहले आ सकता है। तो आपको वेबसाइट पर ध्यान रखना है, और ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही, आपको बताऊंगी जब भी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपको ध्यान रखना होगा आपका एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसके बारे में काम करना शुरू किया हो। जो बच्चे श्योर शॉट है वो सेकेंड लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो बच्चे अभी भी इस एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के सबमिशन की डेट है, देखो, मंडे 8 मार्च टिल मिडनाइट। मतलब आपको 7 फरवरी को रिजल्ट लगने के बाद एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। उसके सारे ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और आपके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सारे नोट डाउन करने हैं, और वो सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में लिखनी होती है। ये जो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट होता है वो आपको हाथ से लिखना होता है। अराउंड 25 पेजेस का एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आपसे एक्सपेक्टेड है। तो ये जो लिखा हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसकी सबमिशन की डेट यहाँ पर दी गई है, जो है 8 मार्च टिल मिडनाइट। ठीक है, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आप लिखोगे, उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे और इसे आप दिए हुए मेल में सेंड करोगे। ठीक है, तो इसकी डेट है 8 मार्च। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर आपका इंटरव्यू होता है, और इसी के साथ आपका जनरल इंटरव्यू होता है, जिसे लेवल 3 एंड लेवल 4 कहा जाता है। वो इंटरव्यू की डेट है संडे 15 मार्च 2026। इसके लिए आपको मुंबई जाना है। मुंबई में ये इंटरव्यू होते हैं। जनरल इंटरव्यू और प्रोजेक्ट का इंटरव्यू एक ही दिन होता है, एक के बाद एक कंडक्ट किया जाता है। तो अलग से कुछ प्रिपरेशन इसके लिए या फिर विजिट अलग से नहीं है मुंबई के लिए। एक ही बार जाना है और दोनों इंटरव्यू देकर आपको आना है। इस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होते हैं एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस। इंटरव्यू अराउंड 5 to 10 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपने क्या प्रोजेक्ट किया है वो एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ ही वहाँ पर जो भी टीचर्स होंगे, प्रोफेसर, साइंटिस्ट होंगे, वो आपसे आपके एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे सकते हो जब प्रोजेक्ट आप खुद से करते हो। जब हम खुद से कुछ चीज करते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हमसे एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट आप खुद करो, आप खुद से उसके क्वेश्चनरीज तैयार करो, उसका जो सर्वे है वो करो, या फिर नया कुछ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि इस इंटरव्यू में आपको कुछ अलग से ना लगे। ठीक है,
सेकेंडली इंटरव्यू जो होता है वो जनरल इंटरव्यू होता है। साइंस की डेवलपमेंट अराउंड 1 to 2 ईयर्स में जितनी हुई है, भारत में जितनी हुई है, आउट ऑफ इंडिया जितनी हुई है, इसके बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी इंटरव्यू 5 to 10 मिनट्स का होता है। इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली मोड में लिया जाता है, ऐसे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। जो भी कैजुअल कपड़े हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसे कपड़े आपको यहाँ पर पहन के जाने हैं, और ना कि आपको सूट बूट में जाना है या फिर फॉर्मल्स पहनने हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, टाइमलाइन हमने देख ली, सबमिशन कब है ये हमें पता चल गया। अब बात करने जा रहे हैं एग्जैक्टली एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है अर्थ सिस्टम इंटरैक्शंस। तो अर्थ सिस्टम्स कौन सी है ये ज़रा जान लेते हैं। जिसमें देखो जियोस्फीयर, जिसमें माउंटेन, रॉक, सॉइल, ये चीज़ें आएगी। बायोस्फीयर आप जानते हो, सारे लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम अंडर बायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर जो है दैट इज आइस, जो पोलर रीजन पर आइस है, दैट इंक्लूडेड अंडर क्रायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है दैट इंक्लूड्स लिक्विड वाटर। फिर एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारे गैसेस। फिर लैंड एटमॉस्फेयर की इंटरैक्शन, एटमॉस्फेयर का लैंड पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस। एंथ्रोपोजेनिक ये जो वर्ड है ये अभी जो ईरा चल रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। ऐसा है कि अर्थ पर बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ चुके हैं। वो सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो थे वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से आए थे, मगर अब जो कैटास्ट्रॉफ आने वाला है बहुत साल है उसे, डोंट वरी, मगर उसकी वजह हम होने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग कैटास्ट्रोफिक इवेंट। तो हम लोग अभी जिस ईरा में हैं उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक ईरा। ये ईरा इट इज कंसिडर्ड दैट 1950-55 से आगे शुरू हुआ है, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी साइंस की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे मेडिसिन डिस्कवर हुए, तो ह्यूमन की लाइफ बढ़ गई है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अभी चांद पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं। So all these technological developments have started around 1950 के आगे पीछे, तो उससे आगे इसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक ईरा। इसलिए यहाँ पर देखो एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का रोल सबसे बड़ा है। हमने पढ़ा है ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं एंड दैट ट्रैप्स द heat of the sun, which is responsible for the increase in temperature on the earth, right? तो ये सारी चीजें एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस के अंडर पढ़नी है। नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है। कुछ गैसेस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी साइकलिंग होती है। ये इन्वॉल्व होते हैं इकोसिस्टम में, फिर से बायोलॉजिकल सिस्टम में, फिर से इकोसिस्टम में, इस तरीके से। फिर वाटर साइकिल आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फीडबैक लूप्स, जिसमें देखो एक कुछ एक्शन है तो उस एक्शन से कुछ इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट वापस से उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली वाली मतलब समझ लो डिफॉरेस्टेशन अगर किया गया तो responsible to increase the temperature, right? और ये increased temperature is responsible for forest fire, which ultimately results in deforestation. समझ में आया? तो this is what feedback loops.
तो इस तरीके से अगर ये साइकिल चलती रही तो that will disrupt everything. Are you getting me? So this is one of the earth system interaction. अब हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ सिस्टम इंटरैक्शंस एंड ह्यूमन एक्शंस, जिसमें अभी हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन एक्शंस अर्थ सिस्टम इंटरैक्शन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एनर्जी कंजम्पशन, तो जिसमें जो नेचुरल सोर्सेस है एनर्जी के वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म हो रहे हैं और उसे हम मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स एनर्जी कंजम्पशन में आएंगे। इसके अलावा देखो अभी जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इस पर जो फोकस किया जा रहा है, हाइड्रो पावर, तो ये सारी चीज़ें हम एनर्जी कंजम्पशन में बात करते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमन एक्शन विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ सिस्टम। जैसे हम फॉसिल फ्यूल अगर ले रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द जियोस्फीयर, है ना। गेटिंग मी, रिलेशन समझ में आ रहा है। फिर फूड चॉइसेस हमारे होते हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द बायोस्फीयर। जो भी खाना, जो भी सीरियल्स, पल्सेस यहाँ पर फार्म में बन रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ एक्शन होगी, वो आएगा फूड चॉइसेस में। वेस्ट डिस्पोजल में बहुत तरीके के वेस्ट के बारे में बात किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। सो ये वेस्ट डिस्पोजल जो अगेन रिलेटेड टू ऑल द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर में गैसेस के थ्रू अगर हम वेस्ट को जला देते हैं तो गैसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर खराब होते जा रहा है। अगर हम ज़मीन पर डाल रहे हैं तो सॉइल इरोजन होते जा रहा है। पानी में वो आगे चल के अगर मिक्स हो रहा है तो हाइड्रोस्फीयर को अफेक्ट कर रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि नेचर की जो चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ लो मुंबई में अगर कहाँ पर फायर है तो इसका इफेक्ट पुणे में बिल्कुल नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। क्योंकि फायर से जो गैस निकलेगी वो तो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी और उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भले दूर हो पुणे तक आ ही जाएगा। सेम वे अगर किसी पर्टिकुलर रीजन का, रिवर का किसी पर्टिकुलर रीजन का वाटर में पोल्यूशन आ गया तो दैट विल गेट ट्रांसफर टू अनदर सिटी ऑल्सो। सेम वे जब रिवर पोल्यूट होती है तब वहाँ की सॉइल भी पोल्यूट होती है। इट गेट पर्कुलेटेड इन दैट सॉइल रीजन। तो सिमिलरली सॉइल से भी ये पोल्यूशन आगे चल सकता है। इसलिए कौन से भी नेचुरल सिस्टम को हमने अगर खराब कर दिया कहीं भी तो उसके इफेक्ट सबको भुगतने हैं। कमिंग बैक टू यहाँ के पॉइंट्स, जहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट है लैंड यूज। लैंड का यूज हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। कंज्यूमरिज्म मतलब जो नई नई फैशंस आती हैं उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हर रोज़ नए ड्रेस की डिमांड है, हर रोज़ नए खाने की डिमांड है, तो इसे कहा जाता है कंज्यूमरिज्म, जिसमें डेकोरेशन की चीज़ें भी आती है। जैसे कि आजकल इस चीज़ की फैशन है इसलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इकोसिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, प्लास्टिक का बहुत सारा डेकोरेशन कर लेते हैं अपने बर्थडे को, और थोड़ा सोचना चाहिए। और बच्चे लोग, आप लोग सोचोगे, आप लोग बोलोगे तो घर में सब मानेंगे। आप में सुपर पावर है, आप जानते हो, आपकी बातें घर में मानी जाती है। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए दिया गया है। आप इस पर काम करो, अच्छी आदतें खुद के लिए डेवलप करो और घर में भी चेंज लाओ।
में आप प्लास्टिक के लिए ना कहो, प्लास्टिक बॉटल होती है रूटीन लाइफ में, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं अपने आसपास प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, प्लास्टिक का कवर अपने मोबाइल को, स्क्रीन गार्ड प्लास्टिक का, देखा। और बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हो आप, स्टोर भी, मतलब ऑयल है प्लास्टिक में आता है, कॉस्मेटिक्स है प्लास्टिक के कवर होते हैं, उसके बॉटल्स जो है वो भी, कंटेनर है वो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में ध्यान देना है। इसके अलावा देखो वाटर यूसेजेस, प्लास्टिक यूसेज, डिफॉरेस्टेशन एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज। तो ये सारी ह्यूमन एक्शंस हैं विच आर अफेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब आपको प्रोजेक्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कुछ क्लीनर्स है, मैन्योर है, डरीज है, बटुआज है, जिसमें रिसाइकलिंग होता है। पुराने हमारे जो कपड़े हैं, साड़ी है, उससे बटुआ बनाए जा सकते हैं या फिर डरीज बनाए जा सकते हैं। नेचुरल मैन्योर जो बायोगैस प्रोडक्शन में बनाया जाता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ कांगना मेथड ऑफ फ्रूट स्टोरेज ऑफ अफगानिस्तान इन लोकल कंडीशंस। वहाँ पर जो ग्रेप्स होते हैं वो मिट्टी के इस तरीके के बर्तन बना के उसके बीच में स्टोर करके रखते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ तक वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली ऑप्शन है। यूजुअली हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, आप जानते हो फ्रिज से कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। इसके अलावा फ्रिज नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इको फ्रेंडली इस तरीके के ऑप्शंस, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स है उस पर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा ही होमी बाबा एग्जाम का प्रोजेक्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इसे। आइए जानते हैं अभी आपको क्या करना है। व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू, ऑब्जर्व द एक्टिविटीज, इवेंट्स और एक्शंस अराउंड यू एट योर होम, स्कूल, नेटिव प्लेस। जैसे कि हमने अभी प्लास्टिक का एग्जाम्पल लिया, तो मैंने इतनी सारी लिस्ट आपको बता दी कि रूटीन लाइफ में हमारे साथ कितना सारा प्लास्टिक है। फिर उसके इफेक्ट्स, द इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑन वेरियस अर्थ सिस्टम्स। प्लास्टिक का इफेक्ट वाटर पर, एटमॉस्फेयर पर, लैंड पर क्या हो सकता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक की एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके से आप बहुत सारे, हमने जो ये वाली स्लाइड में देखे ना, ये सारे, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो और उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आप चूज कर सकते हो। वो टॉपिक चूज करने के बाद आपको देखना है घर में, स्कूल में, आपके नेटिव प्लेस में, आपके सोसाइटी में इस पर्टिकुलर चीज़ का कितनी यूज हो रहा है और उसका अर्थ सिस्टम पर क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद देखो, सिलेक्ट एनी वन ऑफ द इवेंट, जो मैं आपको बता रही हूँ एक्टिविटी, उसमें से एक एक्टिविटी, इवेंट या एक्शन है और उसका इफेक्ट ऑन द एटलीस्ट 2 अर्थ सिस्टम्स आपको बताना है। या फिर आप हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ले लो, एटमॉस्फेयर जियोस्फीयर ले लो, या फिर आप क्रायोस्फीयर पर उसका इफेक्ट बोलो, या फिर एंथ्रोपोजेनिक एमिशन पर उसका इफेक्ट बोलो। जो भी चीज़ आप ले रहे हो उस पर 2 सिस्टम पर क्या इफेक्ट आ रहा है, एटलीस्ट 2 सिस्टम पर आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑब्जर्वेशंस अच्छी तरीके से नोट डाउन करने हैं और इसके बाद आपको इस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन सजेस्ट करना है जो सब माने। जैसे कि समझ लो, अभी हमें पता चला एसी से और इससे क्या कहते हो, फ्रिज से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है।
आप अचानक से सोसाइटी में जाओगे और बोलोगे बंद कर दो फ्रिज, नहीं यूज करना है एसी, कोई नहीं मानेगा, है ना। सब आपके ऊपर चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ भी बता रहा है। तो कुछ ऐसा सजेशन देना चाहिए जो सब लोग माने भी और अपने एनवायरनमेंट को हार्म भी ना हो। क्या हो सकता है इस बारे में सजेशन, मैं बताती हूँ। इस बारे में देखो, आप उन्हें बता सकते हो कि एसी का टेम्परेचर बहुत कम मत रखो, 18 डिग्री सेल्सियस मत रखो, एटलीस्ट यू शुड कंफर्टेबल इतना रखो, 23, 22, 23 इतना रखो, तो कम एमिशन होगा। फ्रिज का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारे फ्रिज में ऑलरेडी ये सिस्टम आ चुकी है, फिर भी अपनी तरफ से एक और हम अच्छी चीज़ करें तो अच्छा ही है ना। सेम वे फ्रिज का दरवाज़ा हमेशा मतलब घड़ी घड़ी उसको मत खोलो, एक बार सब चीज़ें वहाँ कलेक्ट कर लो जो फ्रिज में रखनी है, एक साथ दरवाज़ा खोलो, सारी चीज़ें रखो, फिर बंद कर दो, है ना। इससे भी क्या होता है, हम जब दरवाजा बार बार खोलते हैं तो उसका कूलिंग इफेक्ट निकल जाता है, फिर ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन टू कूल दैट टिल दैट टेम्परेचर जो भी आपने सेट किया है, और ज्यादा एमिशन। तो ये सिंपल सिंपल चीजें घर में आप सजेस्ट कर सकते हो, सोसाइटी में आप सजेस्ट कर सकते हो, जो सब मान सकते हैं ना। और ये अच्छी तरीके का सॉल्यूशन रहेगा, ना कोई फ्रिज यूज करना छोड़ेगा, ना एसी छोड़ेगा, और अच्छे से यूज भी कर लेंगे। तो ध्यान रखना, इस तरीके का जो सब मान सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जो भी मटेरियल्स आप आपके एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। जिस पर आपको प्रोजेक्ट करना है वो जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा नहीं हो कि उसको मंगाने के लिए 4 दिन लग गए, उसको शिपिंग के लिए 8 दिन लग गए। एक तो आपके पास दिन बहुत कम है, आपने देखा ना, हमने टाइमलाइन देख ली, अराउंड 1 मंथ इज देयर, और उसमें भी लास्ट 4-5 डेज छोड़ ही दो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है हाथ से। तो आपको तो लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं जानती हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है 25 पेजेस का, तो देखो आप कितना टाइम लोगे, है ना। तो इस वजह से टाइम बहुत कम है, और ये रूल मतलब ये आइडिया ही है कि अगर हम किसी भी रिसर्च के लिए जाते हैं तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर पे कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट प्रीफरेबल। सो उस रूल के हिसाब से भी आपको बताया गया है, लोकली अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद देखो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड स्टडी इफ द सजेस्टेड रेमेडी इज इफेक्टिव, इकोनॉमिकली वायबल। इकोनॉमिकली वायबल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी आप सजेस्ट करते हो तो वो कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी वो रिसर्च काम का होता है। यूजर फ्रेंडली कहते हैं ना हम लोग, कुछ ऐप है वो यूजर फ्रेंडली हो तो सब लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अगर वो ऐप यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसमें बहुत सारे रीडिंग करना पड़ता हो, फिर क्लिक करना पड़ता हो, फिर उससे कुछ नहीं, कोई नहीं यूज करेगा, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। इसलिए यहाँ पर भी आपको देखना है कि जो आप रेमेडी बताने जा रहे हो दैट शुड बी इजीली इम्प्लीमेंटेड एंड इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट हमने बात कर ली, राइट अ रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट लिखना है और मेल के थ्रू पीडीएफ करके उसे सेंड कर। समझ में आया? इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट। स्टैंडर्ड 6 के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मराठी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं गाइड करती हूँ। ये गाइडेंस ऑनलाइन गाइडेंस होता है, और यहाँ पर ऐसे हमारा रूटीन क्लास किस तरीके से होता है ना, 6 to 8 या जो भी टाइमिंग है अपना, तो वैसे नहीं होता है। दिस इज, ये मीटिंग्स जो होती है वो एज पर नीड होती है। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम स्टूडेंट्स के लिए, कुछ काम मेरे लिए, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना, आपको वो रिसर्च पेपर्स समझा के देना,
ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद हम लोग जैसे भी ज़रूरत हो उस हिसाब से ऑनलाइन मीटिंग लेकर ये काम करते हैं। तो राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक टू राइटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज वेल एज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, यहाँ तक मेरा गाइडेंस रहता है। स्टैंडर्ड 6 डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम। आप इसके लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर आपको अभी पता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना, खुद को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका आपके पास है। और एक बात बता दूं, वहाँ पर आपकी लैंग्वेज का कुछ उन्हें कंसर्न नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में वहाँ पर बात कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों भी लैंग्वेजेस में आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। बट देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। उसने प्रोजेक्ट अगर खुद से किया है तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस वही के वही दिखाई देता है और सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, ये इसने खुद किया हुआ है। हम लोग भी गाइडेंस देते समय ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे खुद से करें, खुद से एक्सप्लेन करें, खुद से एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट भी लिखें, ताकि उन्हें वहाँ पर कुछ डिफिकल्टी ना हो। राइट? So all the best to all of you. Thanks for watching.